नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रुक्मिणी प्रकाश की जो किताब है उसका सेट नंबर 5, ठीक है ना। और सेट नंबर 1 से 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आप लोग ज़रूर वीडियोज़ को देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है ना। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है ना। तो देखिए, गौरी गंगा जो नदी है इसका जो स्रोत है वो कौन सा है, तो मिलाम ग्लेशियर है, ठीक है ना। मिलाम ग्लेशियर जो है यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और यही जो है आपका गौरी गंगा नदी का स्रोत है। और यह जो गौरी गंगा नदी है यह काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, ठीक है ना। ये जो नामिक ग्लेशियर आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, ठीक है ना। और ये जो आप कफनी देख रहे हैं, कफनी ग्लेशियर, ये जो है उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में स्थित है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो है पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना, ठीक है ना। पृथ्वी का उच्च चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण ही यह सौर वायु का प्रवाह सुनिश्चित करता है, ठीक है। और यह ब्रह्मांडीय विकिरण को पृथ्वी तल से ऊपर परिवर्तित करता है जिससे पृथ्वी इन विकिरणों से बच जाता है, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं वो आपको राज्यों की राजधानियों और प्रमुख नगरों को जोड़ते हैं, करेक्ट है। अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए उपयोग किए जाते हैं, करेक्ट है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं, नहीं, ये राष्ट्रीय राजमार्गों की विशेषता नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं, ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है ये नहीं है, ठीक है ना। ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सीमावर्ती सड़कों का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है, ठीक है। और सीमा सड़क संगठन जो है उसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं ये बिल्कुल सही बात है कि ये केंद्र सरकार द्वारा निर्मित होते हैं, अनुरक्षित होते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चौथा प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। तो लेटराइट मिट्टी जो होती है वो उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। लेटराइट मृदा जो है, मिट्टी जो है, भीगी हुई स्थिति में काफ़ी मुलायम होती है, ठीक। लेटराइट मिट्टी में लोहा बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए इसका रंग जो होता है लाल होता है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेटराइट मिट्टी जो है वो अम्लीय होती है, ठीक है ना। भारत के पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, सतपुड़ा, विंध्य, गारो पहाड़ी आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और लेटराइट में एल्युमिनियम भी बहुत अधिक मात्रा में होती है जिसकी वजह से यह मिट्टी काजू, चाय, रागी, कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है ये 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसकी जो लंबाई है वो 3745 किलोमीटर है, ठीक है। और यह जो है NH44 जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की धुरी क्रांतिवृत्त के तल पर डैश के कोण पर आनत है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी की जो धुरी है वो क्रांतिवृत्त के तल पर 66.5 डिग्री अंश के कोण पर आनत है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है इस बात को। और आप लोग अच्छे से इसको जानते ही होंगे कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है तो ये जो बीचों बीच रेखा जो देख रहे हैं आप, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। और इस विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में क्या होता है, कर्क रेखा होता है, ठीक है। और 23.5 डिग्री आप दक्षिण में जाइएगा तो ये आपका मकर रेखा होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये जो 37 डिग्री है इसको हम लोग
कर्क रेखा बोलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का जो 23.5 डिग्री है उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। और ये जो 0 से 23 डिग्री का जो क्षेत्र होता है इसको हम लोग उष्णकटिबंध कहते हैं। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का जो होता है उसको हम लोग उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है। और फिर 66.5 डिग्री से आपका जो 90 डिग्री तक होता है उसको हम लोग शीत कटिबंध बोलते हैं। ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, रिवीजन कीजिएगा और ये आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ठीक है। तो देखिए, महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ करेक्ट है, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ करेक्ट है, केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ करेक्ट है, तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ये जो है आपके पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। ठीक है ना। ये जो तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिण पश्चिम घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तीनों जो है आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ठीक है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि वाला राज्य है वो मेघालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य था वो नागालैंड। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा जनगणना से कि भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी लुप्त प्राय प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी? ठीक है। तो देखिए, बंगाल टाइगर के प्रजाति को बचाने के लिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है, ये याद रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस नेशनल पार्क है जो लेह में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। और भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभयारण्य है वो नागार्जुन श्रीशैलम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है? ठीक है। तो देखिए, इसमें असम में स्थित नहीं है पूछ रहा है, तो ये जो डंपा टाइगर रिजर्व है ये असम में स्थित नहीं है। ठीक है ना। ये आपका डंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम। ठीक है। बाकी जो तीनों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं ये जो है आपके काजीरंगा, मानस और नमेरी, ये तीनों जो हैं असम में स्थित हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हों वे किस अवस्था पर हो सकती हैं? ठीक है। तो जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हों वो G0 अवस्था में होती हैं। ठीक है। वयस्क जंतुओं में कुछ कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, जैसे कि हृदय कोशिक पेशियाँ हैं। ठीक है। कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कभी कभी विभाजित होती हैं, कुछ उन कोशिकाओं की जगह बन जाती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ पुरानी कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं और चोट के द्वारा या मर जाती हैं। ठीक है। वह कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती हैं, जो जीवन अवस्था से अक्रिय अवस्था जिसे क्विसेंट यानी कि G0 अवस्था में प्रवेश करती हैं। इस अवस्था में कोशिकाएं उपापचयी सक्रिय तो होती हैं लेकिन सामान्यतः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद है जिसके बहुत से उपापचयी परिणाम हैं। वायुजीव परिस्थितियों में यह क्या निर्मित करता है? ठीक है। तो वायुजीव परिस्थितियों में यह निर्मित करता है एसिटिक COA + CO2। ठीक है ना, यह उत्पादित करता है। ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद जो है वो पायरुविक अम्ल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं? विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा वो मूल राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। बाकी ये जो आपके प्लांक नियतांक है या आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है या आवृत्ति है, इसको प्राप्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए मूल राशि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा विद्युत धारा। ठीक है ना। और इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, आपको पता होगा। ठीक है। और
मूल राशि में कौन कौन आता है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, चलिए, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल बराबर है, तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो बल बराबर होता है वो संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है और यह परिवर्तन उस दिशा में होता है जिधर बल कार्य करता है। ठीक है ना, तो बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक से बी लगा दिया है, इसका आंसर क्या होगा, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है ना, ये मैंने इतना ही पढ़ के ठीक लगा दिया, ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में एकमात्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है, तो भारत का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन है, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, और केसर दुनिया में सबसे महंगा मसाला होने के कारण केसर को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेड गोल्ड। ठीक है, और केसर एक बहुत सुगंधित पदार्थ होता है जो केसर के पौधे के पुष्प के स्टिग्मा से यानी कि वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और भारत में केसर केवल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, जम्मू के किश्तवाड़ और कश्मीर के पंपोर के करेवा मैदानों में पैदा होती है। ठीक है, विश्व में पूछेगा सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन कहाँ होता है, तो ईरान में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहाँ स्थित दर्रे के साथ सुमिलित नहीं है। ठीक है, देखिए बनिहाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल में है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये जो आपका खारदुंगला दर्रा है लद्दाख पर्वत श्रेणी में है, करेक्ट है। ये जो जैलेप्ला है ये जास्कर में नहीं है। ठीक है, ये जो जैलेप्ला है ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जोजिला जो है बृहद हिमालय में है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देखिए बनिहाल दर्रा जो है ना, याद रखिएगा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, आपका जो खारदुंगला दर्रा है यह शोक और नुब्रा घाटी को जोड़ता है। ठीक है, और जैलेप्ला जो है, जैलेप्ला सिक्किम को लहासा से यानी कि तिब्बत के लहासा से जोड़ता है, तो ये सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। जोजिला जो है आपका श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, देखिए कुलगाड़ी जो है ये आपका बहुत ज़्यादा फेमस है, किस लिए, तो सोना खनन के लिए। ठीक है, सोना खनन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कुलगाड़ी, याद रखिएगा। कुलगाड़ी है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में है, और सोना का बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे खान है। ठीक है, उसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका में जाइएगा तो वहाँ पे रैंड करके एक बहुत विश्वविख्यात सोना का खान है। ठीक है, अच्छा आपसे कोई पूछेगा कि विश्व में सोना का सबसे अधिक संरक्षित भंडार कहाँ है, तो यूएसए के पास है। ठीक है ना, चलिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया क्षेत्र 3 भाग अंबरा, पेनब्रा और अक्टूबरा में बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। ठीक है, तो देखिए भारत की संविधान में प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता के आदर्शों का उल्लेख है। ठीक है ना, और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, और भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत अगर हम लोग देखें तो कौन है, तो ग्राम पंचायत का गठन करना। ठीक है, और ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है। और उस कहाँ पे उसका उल्लेख है, तो संविधान के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। ठीक है ना,
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यही जो है हमारे गांधीवादी सिद्धांत का एक बहुत बड़ा आदर्श है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। ठीक है, समान काम के लिए असमान वेतन। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? ठीक है, तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो अनुच्छेद 39 है, ठीक है, वो जो है आपको समान काम के लिए समान वेतन के प्रावधान को सुनिश्चित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस संविधान के संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? ठीक है, ये किया गया था आपको संविधान के 91वां संशोधन में। ठीक है, 91st अमेंडमेंट 2003, याद रखिएगा, 91वां संशोधन 2003। ठीक है ना, और इसके तहत यह अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, विधानसभा में भी मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा के 75% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये जो 93वां संशोधन है 2005, यह आपको राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ये जो आपका 94वां संशोधन है 2006, इसके तहत बिहार को जनजातीय मंत्री नियुक्त करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया था। और ये जो 92वां संशोधन है 2003, इसके तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद प्रभार कौन ग्रहण करेगा? ठीक है, तो राष्ट्रपति की जब अनुपस्थिति रहेगी तो उपराष्ट्रपति करेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री तो नहीं करेंगे। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कब करेंगे? जब उपराष्ट्रपति भी नहीं हो। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। तो यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? ठीक है ना, तो सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल करेक्ट है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील, बिल्कुल ठीक है। और एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, ये नहीं होगा ना, प्रतिबद्ध है। ठीक है ना, बाकी तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि वृद्धि की माप कई प्रकार से की जा सकती है, इनमें से किस पैरामीटर को वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है? ठीक है, तो वृद्धि की माप जो है कई प्रकार से की जा सकती है, जैसे कि कोशिका संख्या का बढ़ना, कोशिका आकार का बढ़ना, लंबाई तथा भार का बढ़ना। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका तीनों ऑप्शन हमारा तीनों वृद्धि मापन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि नारियल के दुग्ध में यह नहीं होता है? तो देखिए नारियल के दुग्ध में क्या नहीं होता है पूछ रहा है। तो नारियल के दुग्ध में जो है साइटोकानिन नहीं होता है, बाकी तीनों जो है उपस्थित रहता है। ठीक है, साइटोकानिन क्या है? तो कोशिका विभाजन को उद्दीपित करता है। और नारियल एक सच्चा फल है, याद रखिएगा। सच्चा फल वो होता है जो फल पके हुए अंडाशय से विकसित होता है। तो नारियल एक सच्चा फल है। और असत्य फल कौन कौन से हैं? जैसे कि सेब, नाशपाती, काजू, ये सच्चे फल नहीं हैं क्योंकि वे अंडाशय को छोड़कर फूल के किसी भी हिस्से से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ताप की अवधारणा निम्न में से किस नियम से ली गई है? तो ताप की जो अवधारणा है वो ऊष्मागतिकी के 0वें नियम से ली गई है। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय ए तथा बी अलग अलग तीसरे निकाय सी के साथ साम्य में हो तो वे आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। ठीक है, तापमान किसी वस्तु या प्रणाली में कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप है, यानी कि यह ठंडक और गर्मी की माप है। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि तापमान में वृद्धि से पदार्थ का विस्तार होता है, तापमान में कमी से पदार्थ संकुचित हो सकता है। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा हमारा ए, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ताप दृढ़ बहुलकों के गुणधर्म हैं? ठीक है, तो ताप दृढ़ बहुलकों के जो गुणधर्म हैं उनमें से अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो आपका
अत्यधिक शाखित त्रियक बंधित बहुलक, ठीक है। यह जो है आपका तापदृढ़ बहुलक के गुणधर्म है। इसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है एवं गर्म करने पर पिघल नहीं सकते हैं या दोबारा साँचे में नहीं ढाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो देखिए भारत के का जो संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 129 है वो क्या कहता है, वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। यानी कि उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा, आदेश होगा, उसको साक्ष्य या प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान बी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 124, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि 143 जो अनुच्छेद है संविधान में, वो राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बताता है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, ठीक है। चलिए, उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, 338A में, ठीक है। ये आपको यहाँ उल्लेखित है अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग के गठन करने के बारे में, ठीक है। और ये जो अनुच्छेद 16 है ये अवसर की समानता के बारे में है। अनुच्छेद 341 जो है वो राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेकर राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों में विभिन्न जाति, मूलवंश आदि की सूची तैयार करेगा, उसके बारे में है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो 1913 में अमेरिका में की गई थी, ठीक है। और लाला हरदयाल ने किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। और भी कुछ लोग नेता थे इसके, जैसे कि रामचंद्र बरकतुल्ला, ठीक है, आपको करतार सिंह सराभा, सोहन सिंह भाकना, ठीक, ये सब भी याद रखिएगा। और गदर पत्रिका एक थी ना, उसी के नाम पर संगठन का नाम पड़ा गदर पार्टी, ठीक है। चलिए, सर्व परिसत्ता की नीति किसने दी थी, तो सर्व परिसत्ता की जो नीति दी गई थी वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दी गई थी, ठीक है। इसका जो कार्यकाल था 1813 से 1823 तक था, ठीक है। 1813 से 1823, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के समय में, हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814-1816 के बीच में, ठीक है। और ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, इसने ही मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा, ठीक है। तो ये लिखा था W.W. हंटर ने, ठीक है। उसने लिखा था कि मुसलमान यदि खुश हैं तो संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच फूट डालने की नीति को ठोस रूप से लागू करने का प्रयास किया था, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा W.W. हंटर। उसके बाद है कि गियासुद्दीन बलबल ने डैश शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोस की रीति रिवाजों की शुरुआत की थी, ठीक है। पहले तो ये याद रखिएगा कि सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की थी, तो गियासुद्दीन बलबल ने की थी, ठीक है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि इसने अदालती शिष्टाचार के रूप में, ठीक है ना, अदालत के शिष्टाचार के रूप में तो इसने किया था कि सिजदा का मतलब होता है कि बैठकर, घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना, और पैबोस का अर्थ होता है कि सुल्तान के पैरों को प्रतीकात्मक रूप से चूमकर उसकी शक्ति की सराहना करना, ठीक है ना। ये ईरान की एक परंपरा थी पैबोस, ठीक है, जिसमें पाँव चूमा जाता था। तो बलबन ने यहाँ शुरू कर दिया था अदालती शिष्टाचार के रूप में। और बलबन जो था वो ईश्वरीय राज में विश्वास करता था, वो खुद को पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया समझता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि सूफी रहस्यवादी शेख फरीदुद्दीन गजशंकर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो फरीदुद्दीन गजशंकर की जो दरगाह है वो कहाँ स्थित है, पाकपट्टन में, ठीक है। पाकपट्टन पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा, पाकपट्टन पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो ब्रह्म सभा की जो स्थापना हुई थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और कलकत्ता में इसकी स्थापना उन्होंने की थी
ब्रह्म सभा की, और बाद में जाके इसको ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया, ब्रह्म समाज इसको कहा गया। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म में सुधार लाना, सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और असली जो आधार था ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का, वो मानव विवेक, वेद और उपनिषद, ठीक है ना, इस पे ज़्यादा इन लोगों का बल था, ठीक है। और राजा राम मोहन राय ने बहुत सारी कुरीतियों के खिलाफ बहुत विरोध किया, बहुत बढ़ चढ़ के उसका विरोध किया था उन्होंने, जैसे कि सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, ठीक है, जातिवाद, बाल विवाह, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 72 है वो संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो हैं वो क्षमा दान कर सकते हैं और राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के फैसला को भी बदल सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की जो शक्ति होती है उसका प्रयोग मंत्रिमंडल के सलाह से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। गांधी द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालिक प्रतिवेदन जाकिर हुसैन द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह प्रस्तुत की गई थी 1937 में, ठीक है। गांधी जी के द्वारा दी गई थी बुनियादी शिक्षा से संबंधित नई तालीम, ठीक है ना, तालीम होगा, तालिक नहीं, तालीम। और बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास के साथ जीविका में सहयोग करना भी था, ठीक है ना। और एक और चीज़ याद रखिएगा, ये जो जाकिर हुसैन थे ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन होने के संदर्भ में गलत कथन चुनिए, ठीक है। तो पीएच के वृद्धि से बंधन में गिरावट, ठीक है, और तापमान में वृद्धि से बंधन में गिरावट, ठीक है। PCO2 में वृद्धि से बंधन में गिरावट, ठीक है। डाइफॉस्फोग्लिसराइड सांद्रता में वृद्धि से बंधन में गिरावट, ये वाला रॉन्ग है, ये गलत कथन है, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन के साथ O2 के बंधन का जो बंधन होता है वो ऑक्सीजन के आंशिक दाब से प्राथमिक संबंध रखता है, ठीक है। वायु कोष्ठकों में उच्च आंशिक दाब, ठीक, यानी कि ऑक्सीजन तथा निम्न PCO2 कम H+ की सांद्रता तथा कम ताप यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सुविधाजनक निर्माण करता है। प्रत्येक हिम समूह में एक लौह अणु होता है, ऑक्सीजन लौह अणु से बंधता है। चूँकि 4 लौह अणु होते हैं इसलिए प्रत्येक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जाने में सक्षम होता है, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक वयस्क व्यक्ति के रक्त प्रवाह में लगभग 25 ट्रिलियन लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBCs प्रवाहित होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में लगभग 260 मिलियन हीमोग्लोबिन अणु होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है हमारा गलत है। उसके बाद देखिए हृदय की दूसरी ध्वनि डब का संबंध किस कपाट के बंद होने से है? तो हृदय की दूसरी ध्वनि डब का जो संबंध है वो अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से, ठीक है, के साथ होता है, ठीक है। सेमिलुनर वैल्यू यानी कि हृदय की दूसरी ध्वनि उच्च पिच वाली डब होती है। यह महाधमनी और फुफ्फुसीय वाल्वों के बंद होने से जुड़े कंपन के कारण होती है। यह 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ लगभग 0.12 सेकंड तक रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? व्यतिकरण सिद्ध करता है। तो ये जो व्यतिकरण है ये क्या सिद्ध करता है? तो व्यतिकरण सिद्ध करता है तरंग प्रकृति को, ठीक है ना। व्यतिकरण जो है वो तरंग प्रकृति को सिद्ध करता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, अतः प्रकाश तरंगे भी व्यतिकरण को दर्शाती हैं। जब लगभग 2 समान आवृत्ति की 2 तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम में के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता का अधिकतम तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम अथवा शून्य होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत चुंबकीय तरंगे निम्न के द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय धारा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा में त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के परस्पर लंबवत दोलन से बनती है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तरंगों के उपयोग क्या है? तो जैसे कि रेडियो तरंग है तो रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण में, मोबाइल संचार में, ठीक है, और
अवरक्त किरणें हैं तो रिमोट कंट्रोल, हीट सेंसर, थर्मल इमेजिंग या चिकित्सा उपकरणों के उपयोग में, ठीक है। पराबैंगनी किरणें हैं तो कीटाणुनाशक होता है, सैनिटाइजेशन में यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्सरे है तो चिकित्सा में हड्डियों की जांच के लिए, औद्योगिक जांच में सामग्री दोष का पता लगाने के लिए। गामा किरणें हैं तो कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और खगोल विज्ञान के अनुसंधान क्षेत्र में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है, ठीक है। तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि को अपमिश्रित करने पर क्या बनता है, एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, याद रखिएगा। सिलिकॉन जैसे ही आएगा तो आपको अर्धचालक वाला जो टर्म है वो याद आना चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि के साथ अपमिश्रित करने पर एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन विन्यासित हो जाते हैं तथा चालकता में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, ठीक है ना, याद रखना है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, ठीक है। देखिए यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और पुर्तगालियों के बाद डच भारत में प्रथम व्यापारी कोठी इन्होंने अपना स्थापित किया था 1605 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना है डच और अंग्रेज़ों के बारे में कि इन दोनों के बीच में, डचों और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध 1759 में, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद जो है डचों का भारत में पतन हो गया, ठीक है। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था। तो ये वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है वो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था, ठीक है। और 1878 में इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है, ठीक है। इस अधिनियम को पारित करके भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो 20 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक नागरिक निकाय चुनाव जो है वो आयोजित किया गया है कहाँ पे, नागालैंड में, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक। 2004 में हुए थे चुनाव, उसके बाद जो है 20 साल के बाद यह चुनाव जाके हुआ है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो कोहिमा, ठीक है ना। आम चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में कुल जो मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है वो 65.79% दर्ज किया गया है, ठीक है ना। चलिए, ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो कितने नंबर का लोकसभा चुनाव था, तो वो 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है ना। चलिए, 7 चरणों में आयोजित किया गया था पूरे चुनाव को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं कौन, तो श्रीनाथ राघवन, ठीक है ना। और यह जो पुस्तक है वो भारत के लंबे 1970 के दशक के रूप में उनके राजनीतिक जीवन की पड़ताल करती है, ठीक है, याद रखिएगा। शशि थरूर की भी किताब याद रखिएगा, आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जयराम रमेश की किताब है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर, ठीक। और सोनिया गांधी की जो किताब है उसका नाम है राजीवस वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके लेखक हैं श्रीनाथ राघवन, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत के किस हवाई अड्डे को पर्यावरण संरक्षण के प्रतिष्ठित जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भारत का कौन सा हवाई अड्डा है, तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एसएसबी के जो नए महानिदेशक हैं उसके रूप में नियुक्त हुए हैं संजय सिंघल, ठीक है। भारत के किस राज्य में भारत का पहला बाघ अभयारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है कहाँ पे, भारत के उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर राजाजी राघाटी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में स्थापित किया गया है, ठीक है। इस बायोस्फीयर पहल का उद्देश्य है पार्क के भीतर बंजर भूमि को पुनर्जीवित करते हुए देसी पेड़ों और लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 163 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है, ठीक है। तो वैश्विक शांति में सूचकांक में 2025 में 163 देशों में भारत का जो स्थान रहा है वो 115वां रहा है, ठीक है ना, 115वां।
क्योंकि किस देश को 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी सौंपी गई है? तो यह सौंपी गई है ब्राज़ील को। याद रखिएगा, 2027 महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी ब्राज़ील को सौंपी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिमूत्रक हार्मोन भी कहलाता है? तो प्रतिमूत्रक हार्मोन इसमें से कौन कहलाता है? तो वेसोप्रेसिन कहलाता है। ठीक है, वेसोप्रेसिन नलिकाओं के भागों से जल पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है, जो डाययूरेसिस को रोकता है। अतः इसे प्रतिमूत्रक यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन महिलाओं में माँ शिशु संबंध, सहानुभूति और यौन व्यवहार के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रिवाइज करते रहना है। आगे बढ़ते हैं कि कर्णनाल में विद्यमान मोम यानी कि वैक्स ग्रंथि को क्या कहा जाता है? तो कर्णनाल में विद्यमान जो मोम ग्रंथि है उसको हम लोग वसा ग्रंथि, ठीक है, जिसको सेबेसियस और सेरोमिनस ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? वसा तेल ग्रंथि एवं संसिक्त ग्रंथि, यानी कि डी आंसर हमारा हो जाएगा, सेबेसियस ग्रंथि, सेरोमिनस ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। गामा किरणें एवं एक्स किरणें दो विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखिए गामा किरणें और एक्स किरणों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि एक्स जो है वो विकिरण परमाणु का विशिष्ट गुण है। ठीक है ना, जबकि गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, एक्स किरणों के लिए लक्ष्य की परमाणु संख्या अधिक होना आवश्यक है और गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों का उच्चतम ऊर्जा स्तर वाला प्रकार होती है। ठीक है, और गामा किरणों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। गामा किरणें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, गामा किरणें ठोस पदार्थों जैसे सीसा या कंक्रीट में प्रवेश करने में सक्षम होती हैं और इनको रोकने के लिए मोटी परत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर स्थायी चुंबक बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ जो है वो आपका सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, ए आंसर हमारा हो जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक धातु वे पदार्थ हैं जिनमें परमाणु, अणु या आयन होते हैं जो सामान्य रूप से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो फेरोमैग्नेटिक उदाहरण क्या है? जैसे लोहा है, मैग्नेलाइट है, निकल है, गैडोलिनियम है, ठीक है ना, बैराकाइट है। ठीक, और लौह चुंबकीय ये जो फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं इनमें परमाणुओं का समूह होता है जो निश्चित चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्दिष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में थल सेना के 30वें सेना प्रमुख कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में जो थल सेना के सेना प्रमुख हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता आईआईटी दिल्ली के किस छात्र ने जीती है? तो सबसे बड़ी जो कोडिंग प्रतियोगिता है वो आईआईटी दिल्ली के कलश गुप्ता ने जीत लिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, देवनागरी लिपि में मूल कितने चिन्ह हैं? तो देवनागरी लिपि में अगर हम लोग देखें तो मूल जो चिन्ह है वो 45 है। ठीक है, देवनागरी लिपि में मूल चिन्ह कितनी है? 45 है। ठीक है, देवनागरी लिपि बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेज़ों ने अवध पर 1856 में कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में इस राज्य को, अवध को कब्जा कर लिया था। ठीक, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना की थी आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, और स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। और इस समाज का लक्ष्य जो था वो ये था कि छुआछूत का विरोध करना, जाति भेद का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना। ठीक है, और कुछ शर्तों के साथ विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना और अंतर जातीय विवाह का समर्थन भी करना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो लुसोफोनिया खेल जो है इसमें 12 देश शामिल हैं। अंगोला, ब्राज़ील, केप वर्ड, ईस्ट तिमोर, भूमध्यवर्ती गिनी, गिनी बिसाऊ, भारत, मकाऊ, मोजाम्बिक, पुर्तगाल, साओ टोम और प्रिंसिपे और श्रीलंका। ठीक है, तो इसमें जो है आपका एक जो आपका भारत है, मकाऊ है, पुर्तगाल है, जर्मनी जो है लुसोफोनिया
खेलों में शामिल नहीं है। ठीक है ना, बहुराष्ट्रीय खेल आयोजन है लुसोफोनिया गेम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कीव किस देश की राजधानी है? तो कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है, याद रखिएगा। और ब्रुनोई जो है इसकी राजधानी है कहाँ? बंदरी सेरी बेगावन। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। गॉन विद द विंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो गॉन विद द विंड पुस्तक के जो लेखक हैं वो मार्गरेट मिशेल हैं। ठीक है, गॉन विद द विंड के लेखक है मार्गरेट मिशेल। केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो पहल योजना है वो संबंधित है किससे? उपभोक्ता के खाते में एलपीजी सब्सिडी हस्तांतरण। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा किस देश में किया गया था? तो सबसे पहला जो उनका यात्रा था वो भूटान का था। ठीक है ना, 15 से 16 जून 2014 को पहली गए थे ये विदेश यात्रा पर भूटान में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या है कि कार्टिसोल किससे स्रावित होता है? ठीक है, तो ये जो कार्टिसोल है वो स्रावित होता है किससे? तो एड्रिनल ग्रंथि से। ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड से अधिविक से आपका जो कार्टिसोल है वो स्रावित होता है। ठीक है, एड्रिनल को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह तनाव या उत्तेजना की स्थिति में अधिविक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती हैं। यह हमारा हार्मोन शरीर की तनाव प्रतिक्रिया का भी एक हिस्सा है जिसे लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि निम्न अभिक्रियाओं में किसका परिणाम अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होगा? ठीक है, तो एक परमाणु 2 लघुतर परमाणुओं में विखंडित होता है जिनका संयुक्त द्रव्यमान मूल परमाणु के द्रव्यमान से कम है। इसी में जो है सबसे ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा का आपका उत्सर्जन होगा। ठीक है, और यह एक नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जब भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन गिराया जाता है तो नाभिक अस्थिर हो जाता है। यह नाभिक 2 या अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसके साथ ऊर्जा और न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। और आज के सेट का अंतिम प्रश्न है कि ग्रेफाइट डैश की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। तो देखिए ग्रेफाइट जो है वो मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण विद्युत का सुचालक है। ठीक है ना, और ग्रेफाइट कार्बन का ही अपरूप है। ठीक है ना, और ये ऊष्मा और विद्युत का बहुत बढ़िया उत्तम चालक है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। इसकी संरचना जो होती है वो षटफलकीय होती है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 5 जो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला